हेलो एवरीवन, अक्कर डिजिटल एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आज है तारीख 6 और आइए हम देखते हैं 6 तारीख के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कितने मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में चिन्हित किया है? तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है 5 मई। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में चिन्हित किया है। यह दिन कई गंभीर संक्रमणों को दूर करने में भूमिका को साफ और सुरक्षित हाथों के लिए मनाया जाता है। इसे हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस अभियान का थीम क्या है? सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के लिए। सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स ये थीम है इस अभियान का। ग्लोबल हैंड हाइजीन डे का मुख्य लक्ष्य यह पहचानना है कि हैंड वॉश करना सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक है जो आपको रोगजनकों के प्रसार को कम करने और कोविड-19 वायरस सहित संक्रमण को रोकने के लिए ले सकता है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता और समुदाय के सदस्य समान रूप से नियमित और बार बार हैंड वॉशिंग से संक्रमण को रोकने में भूमिका निभा सकते हैं। अच्छा, जब हम WHO की बात कर रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात कर रहे हैं, तो इनके महानिदेशक कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधनोम। और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पत्रकारों डैश को 2020 के पुलित्जर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। हमारा ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। दार याशीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के 3 पत्रकारों दार याशीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन पत्रकारों ने फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुरस्कार जीता है। फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में, राइट। तीनों पत्रकार एसोसिएटेड प्रेस के हैं। उन्हें लॉकडाउन कवरेज के लिए सम्मानित किया गया है। द पुलित्जर ने घोषणा की है कि भारतीय पत्रकारों को कश्मीर के चुनाव वाले क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया है क्योंकि भारत ने इसकी स्वतंत्रता को रद्द कर दिया था, जिससे कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के माध्यम से निष्पादित किया गया था। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के पत्रकारों और संगठनों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सरस कलेक्शन का उद्देश्य डैश द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोगिता उत्पादों को प्रदर्शित करना है। ऑप्शन ए MSME, ऑप्शन बी बिग इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी स्वयं सहायता समूह SHG। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। सरस कलेक्शन का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोगिता उत्पादों को प्रदर्शित करना है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य और केंद्र सरकार के खरीदारों के लिए बाजार उपलब्ध करवाएगा। जेम और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा की गई इस पहल से पारदर्शिता एवं स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्विटर के माध्यम से यह खबर साझा की। उन्होंने उन राज्यों का भी उल्लेख किया जहां से SHG उत्पादों को जेम पर उपलब्ध कराया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, देश में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला डैश में सामने आया है। किस राज्य में सामने आया है? मतलब भारत में वो कौन सा ऐसा राज्य है जहां अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला आया है? हमारा ऑप्शन बी आसाम। हमारा राइट ऑप्शन है बी आसाम। आसाम में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया है। हालांकि इस फ्लू से डरने की बात नहीं है, इस फ्लू से इंसानों को खतरा नहीं है। सुअर के मांस, लार, खून और टिश्यू से फैलता है यह संक्रमण। अभी फिलहाल असम में करीब 2500 सुअरों में ये संक्रमण फैला हुआ है। देश में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला असम में सामने आया है। यहाँ
7 जिलों के 306 गांव में रविवार तक 2500 सुअरों की मौत हो गई। असम के पशुपालन मंत्री अतुल बोरा, भाई असम के पशुपालन मंत्री का नाम क्या है? अतुल बोरा का कहना है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बावजूद सुअरों को मारने का कदम तुरंत नहीं उठाएंगे, बल्कि इस संक्रामक बीमारी को फैलने से रोकने के लिए दूसरा तरीका ढूंढेंगे। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का कोरोना से कोई संबंध नहीं है। इस फ्लू का कोरोना से कोई संबंध नहीं है, इंसानों पर इसका असर नहीं होता। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में सुअरों की संख्या 21 लाख थी, जो अब बढ़कर आसाम में सुअरों की संख्या 30 लाख हो चुका होगा अनुमानतः। जो सुअर संक्रमित नहीं है उन्हें बचाने के लिए अभी जो पशुपालन मंत्री अतुल बोरा जी हैं वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। इंसानों को नुकसान नहीं, इनके जरिए संक्रमण फैल सकता है। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू पिछले साल अप्रैल में चीन के शिजांग से शुरू हुआ था। अच्छा, ये जो फ्लू है ये भी कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये भी चीन के शिजांग से शुरू हुआ था। शिजांग की सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। यह आशंका है कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का वायरस पहले अरुणाचल प्रदेश पहुंचा और फिर असम आ गया। हमारा अगला प्रश्न है, डैश 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 ने इस साल आखिर में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण पर नज़र रखने के लिए आर्कटिक एम नामक एक उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई है। वो कौन सा देश है? यूएसए है, चाइना है, ईरान है या रशिया है? तो वह कंट्री रसिया है। वह कंट्री रसिया है। ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन है। रूस ने इस साल के आखिरी में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण पर नज़र रखने के लिए आर्कटिक एम नामक एक उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है। आर्कटिक एम 1 अंतरिक्ष यान विकसित किया गया है और रेडियो इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण से गुजर रहा है। इस उपग्रह को 2020 के अंत तक लॉन्च करने की योजना है। यह प्रक्षेपण सोयूज 2-1B वाहक रॉकेट कैरियर रॉकेट पर फ्रिगेट बूस्टर के साथ होगा। आर्कटिका एम एक रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह है। आर्कटिका एम एक रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह है जो मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करेगा और वैज्ञानिकों को आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन को बेहतर अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा। उपग्रहों के प्रक्षेपण के माध्यम से रूस का उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र की मौसम की स्थिति की निगरानी के लिए समर्पित एक अद्वितीय उपग्रह नेटवर्क विकसित करना है। अच्छा, जब हम रशिया की बात कर रहे हैं, रूस की बात कर रहे हैं, तो कुछ और भी बात कर लें। रशिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। राजधानी कहाँ है रूस का? मॉस्को में। राजधानी कहाँ है? मॉस्को। अच्छा, रूस का मुद्रा क्या है? तो रूसी रूबल मुद्रा। रूसी रूबल मुद्रा। हमारा अगला प्रश्न है, टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने डैश डैश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम को आजीवन पेशेवर टेनिस से प्रतिबंधित कर दिया है। ये किस देश के हैं? ये जो खिलाड़ी हैं यूसुफ होसम, ये किस देश के हैं? यूएसए के हैं, रसिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं या मिस्र के हैं? तो ये मिस्र के हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम को आजीवन पेशेवर टेनिस से प्रतिबंधित कर दिया है। उन्हें कई मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों पर दोषी ठहराया जाने के बाद खेल से प्रतिबंधित कर दिया गया है। मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम को टेनिस विरोधी भ्रष्टाचार कार्यक्रम के 21 उल्लंघनों का दोषी पाया गया है। एक दो नहीं, 21 उल्लंघनों का दोषी पाया गया है। उल्लंघनों में मैच फिक्सिंग के 8 मामले शामिल हैं। अन्य खिलाड़ियों को याचना करने के 2 मामलों में सर्वश्रेष्ठ प्रयासों का उपयोग नहीं करने के साथ साथ 2 असफलताओं का भी टीआईयू जांच में सहयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद डैश डैश डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।
विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद डिस्क थ्रोअर संदीप कुमारी को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ये नाम से ही क्लियर लग रहा है, नाम क्या है, संदीप कुमारी। तो भाई इंडियन पाकिस्तानी का चांस ज़्यादा है। ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही निकल गया अमेरिकन रशिया के। तो ये ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद इंडियन डिस्क थ्रोअर संदीप कुमारी को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। राष्ट्रीय डोप टेस्ट प्रयोगशाला NDTL प्रतिबंधित पदार्थ एस्टेरॉयड का पता लगाने में विफल रही थी, जो उसके रक्त के नमूने में मौजूद था। यह रक्त नमूना NDTL के अधिकारियों द्वारा जून 2018 में गुवाहाटी असम में अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप के दौरान एकत्र किया गया था, जहां कुमारी ने प्रतियोगिता में 58.41 मीटर की थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था। बाडा ने कुमारी के परिणाम प्रबंधन को AIU एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के रूप में संदर्भित किया, जिसने उसे आरोपी की सूचना दी और उसे नवंबर 2018 से अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया। फरवरी 2020 में AIU ने कुमारी को प्रभार का नोटिस जारी किया, जिसमें उसे या तो ADRV एंटी डोपिंग नियम उल्लंघन को स्वीकार करने के लिए या अनुशासनात्मक न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई से गुजरने के लिए कहा गया। इस संबंध में जवाब देने के लिए 3 डेडलाइन मिस होने के बाद कुमारी ने आखिरकार आरोप स्वीकार कर लिया और सुनवाई का अनुरोध नहीं किया। राइट। अच्छा, वाडा का मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। मॉन्ट्रियल कनाडा में है। वाडा के अध्यक्ष कौन है? बिटोल्ड बाका। बिटोल्ड बाका वाडा के अध्यक्ष हैं। हमारा अगला प्रश्न है 2021 फुकुओका जलीय विज्ञान विश्व चैंपियनशिप की आयोजना तिथि को डैश डैश से रिशेड्यूल किया गया है। ये कोरोना के कारण ये डेट बढ़ाया गया है। तो वो कौन सा डेट है? वो डेट है आपका डी ऑप्शन 13 to 29 मई 2022। 2021 फुकुओका जलीय विज्ञान विश्व चैंपियनशिप की योजना तिथि को 13 से 19 मई 2022 से रिशेड्यूल किया गया है। स्विंग वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फेडरेशन इंटरनेशनल डी नैटेशन FINA ने स्थगित टोक्यो ओलंपिक के साथ क्लैश से बचने के लिए 2021 फुकुओका जलीय विज्ञान विश्व चैंपियनशिप की आयोजन तिथि को मई 2022 से रिशेड्यूल कर दिया है। जैसा आपको ज्ञात है, कोरोना के कारण ये जो ओलंपिक का जो गेम था, जो टोक्यो ओलंपिक होना था, उसके डेट 2021 में प्रोजेक्ट किए गए और ये जो आयोजन है 2021 में होना था। तो दोनों का डेट, दोनों का टाइमिंग एक साथ ना हो, इसीलिए इसका जो आयोजन तिथि है वो मई 2022 में रिशेड्यूल किया गया। जापानी शहर में जलीय विज्ञान विश्व चैंपियनशिप की नई तारीख 13 से 29 मई 2022 कर दी गई है। FINA के चैंपियनशिप को आगे बढ़ाना पड़ा क्योंकि 20 जुलाई को अगस्त 16 तक 2021 का स्लॉट टोक्यो खेलों के लिए नई तारीख के साथ क्लैश कर रहा था, जिसे कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। अच्छा, FINA के बात कर रहे हैं तो FINA के अध्यक्ष का क्या नाम है? जूलियो सी मैग्लियोन। FINA की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1908। FINA का मुख्यालय कहाँ है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड।